बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। प्राइम मिनिस्टर ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया, एक अच्छी दलेराना तकरीर की, कौम का हौसला बढ़ाया, इस अज़म का इजहार किया कि वो करप्शन के खिलाफ अपनी जंग जारी रखेंगे। ये एक हौसला अफजा बात थी, लेकिन ऑपोजिशन ने इसका कैसे जायज़ा लिया, किस तरह इसके ऊपर बातचीत की। पहली बात तो ये कि ऑपोजिशन को पार्लियामेंट से फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए था। वहाँ से भागना, गैर हाजिर रहना दर हकीकत ये एक शिकस्त का एतराफ़ होता है। मेरा अपना अंदाज़ा है कि यही खौफ था कि वहाँ शर्मिंदगी होगी, इसी वजह से नहीं गए, वरना जाना चाहिए था। अब बात यह है कि जो रिएक्शंस आए इनके वो मैं सामने रखता हूँ और फिर उसी के ऊपर थोड़ा तज्जिया कर लेते हैं। बिलावल ने कहा कि अवाम का फैसला आ गया, यूसुफ रजा जीत गए। एक तजर्बाकार वजीर आजम जिसने बहुत कुछ किया हमारे मुल्क के लिए, वो चूंकि जीत चुके हैं और ये अवाम का फैसला आ चुका है, लिहाजा इमरान खान को अब अपनी वजारत उज़्मा छोड़ देनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सियासत एक आर्ट है और खान साहब को ये आर्ट जरदारी साहब से सीखना चाहिए। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। यही तो बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इसके ऊपर ऐसे लोग मुसल्लत रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी, उनका जीतना अगर अवाम का फैसला है तो फिर इससे ज़्यादा अवाम की कोताही, गलती और उनकी बेएहतियाती पे जितना भी मातम किया जाए वो कम है। कौन नहीं जानता यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बच्चे, ये ख़ानदानों के ख़ानदान जो मुसल्लत हुए पड़े हैं कौम पे, उनका देखें। यानी यूसुफ रज़ा गिलानी के अपने ऊपर तो जो इल्ज़ामात हैं सो हैं, लड़कों पे भी एक पे ड्रीम का है, वो केस लटके हुए हैं क्योंकि बासर लोग हैं, इनके केस चलते ही नहीं। दूसरे पे हज के उसमें पैसे हज स्कैंडल का केस है, लेकिन ये कौम के मोहतरम है, कौम का फैसला है, यही बिलावल कह रहे हैं आपको। और इमरान खान साहब को अपनी ईमानदारी और अपने साफ सुथरा कैरियर छोड़ के उनको जरदारी साहब से मामलात सीखने चाहिए ताकि फेक अकाउंट्स और ये सारा धंधा उनका निकले। इसी तरह मरियम ने बहुत सारे इल्ज़ामात कि जनाब फॉरेन फंडिंग है, फॉरेन फंडिंग होगी, और फॉरेन फंडिंग जो है वो मैं यकीन से कह रहा हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने हिसाबात नहीं रखे हुए। तो ये अगर हिसाबात मांग लिए जाएं, चेक कर लिया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने फंड्स के बारे में कोई मुनासिब जवाब दे सकेगी। और उन्होंने कहा, मरियम ने कहा कि इनकी चोरियां जब सामने आई तो पूरी कौम जो है वो उसका सर शर्म से झुक जाएगा, परेशान हो जाएगी कौम। ये आटा चोर हैं, चीनी चोर हैं। अब इमेजिन करें कि चीनी के कारखाने हुकूमती साइड पे या जहांगीर तरीन के थे जिसको के उठा के साइड लाइन कर दिया गया, और या खुसरो बख्तियार साहब के हैं। खुसरो बख्तियार अभी भी गवर्नमेंट में, लेकिन 80% चीनी बनाने वाले कारखाने उनकी मलकियत पीडीएम की पार्टियों में, जिसमें पीएमएलएन के अपने खानदान के पास भी हैं, मियाँ साहब के और लोगों के पास भी हैं, जरदारी साहब के पता नहीं 14 शुगर मिले हैं। तो इतना कुछ तो इनके पास है। दर हकीकत ये आटे और चीनी की कमी, उसकी शॉर्टेज पैदा करके ये लोग हैं जो कि इमरान खान को नाकाम करना चाहते हैं। ऐसे नहीं है। ये अगर अवाम इसको सोचें, देखें, तो हकायक सामने आए और पता लगे कि हकीकत है क्या। दूसरी तरफ यह है कि मौलाना ने भी एक बयान दिया। मौलाना ने कहा कि जी हम इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को नहीं मानते। भाई आप ना माने, आप कौन है? आप पार्लियामेंट के मेंबर ही नहीं, बाकी लोगों को भी आपने गलत रास्ते पे डाला और पार्लियामेंट में किसी को जाने नहीं दिया। और अब ये कह रहे हैं कि जनाब अब अगर इमरान खान में जुर्रत है तो वो अवाम से मैंडेट मांगे।
अवाम को कहें कि जनाब आ जाएं, हम जनरल इलेक्शन ऐलान करते हैं तो इलेक्शन करवाए जाएं। ये अगर इसी पार्लियामेंट से वोट मिल गया यूसुफ गिलानी को तो वो जीत है, और अगर इसी पार्लियामेंट से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाए इमरान खान को तो वो हम नहीं मानते। ये इनके अपने आप सोच लीजिए कि इस तरह के इनके रवैये जो बिल्कुल सियासत अपने इक़्तिदार के लिए बनाई हुई और कौम को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है, जिसकी वजह से आप देख लीजिए कि कोई मामला आगे नहीं चल रहा। आज पार्लियामेंट टोटली नॉन फंक्शनल। दिन से सुबह दिन चढ़ जाए तो आप सुबह से लेकर रात तक और 365 दिन यही सुनेंगे कि पार्लियामेंट मोहतरम है, पार्लियामेंट सारी सियासत की माँ है, पार्लियामेंट आला अदारा है, इसी से सब कुछ होगा। लेकिन मैंने नोट किया कि इस दौर में इमरान खान की दुश्मनी की वजह से इस पार्लियामेंट को नकारा करके रख दिया। बहुत सारे लोग तो वैसे ही पार्लियामेंट में जाते हैं, सियासत में कोई हिस्सा नहीं लेते, उन्होंने तो अपने स्टेटस के लिए रखा होता है। चंद एक लोग हैं जो वहाँ बोलते हैं, बात करते हैं, और वो भी बोलते और बात करते हैं अपने लिए कि जी प्रोटेक्शन ऑर्डर दे दें, फलां का ये हो जाए वो हो जाए, यानी ज़ाती मामला से आगे बात बढ़ती नहीं। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की। अब चीज़ ये है कि इमरान खान ने भी बड़े वादे किए थे। इक़्तिदार में आने से पहले उन्होंने भी कई तकरीरें की जिसमें बहुत सारा कहा कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, फलां नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये ठीक है कि एक ईमानदार आदमी है, लेकिन इनको भी अपना होमवर्क करना चाहिए, अपने काम पे मेहनत करनी चाहिए। वादा करने से पहले सोचना चाहिए कि क्या कर सकते हैं पूरा, क्या नहीं करना चाहिए और क्या नहीं कर सकते। क्योंकि एक अच्छा इंसान जब अपने मुंह से ऐसा कुछ निकाल दे जो कि वो पूरा न कर सके तो उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब होती है, उसका अपना रिकॉर्ड ख़राब होता है। बावजूद इसके कि वो खुलूस नीयत से करना चाह रहा है, लेकिन चूंकि उन चीज़ों की तफसील नहीं चेक की, उन चीज़ों के बारे में पूरी तरह हकायक नहीं देखे, तो वादे कर लिए, लेकिन फिर वादे आपकी जान नहीं छोड़ते, वो आपके पीछे फिरते रहते हैं और लोग आपको याद कराते रहते हैं। इस हुकूमत ने कई अच्छे काम भी किए हैं, बहुत अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन उन कामों को भी दुनिया उनका नाम नहीं लेगी, लेकिन जो नहीं किए उनका बार बार नाम आएगा। अब आपको मिल गया इक़्तिदार दोबारा, आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल गया, आपको तवज्जो देनी चाहिए अवाम के मसाइल की तरफ, उसमें ख़ास तौर पे महंगाई जिसका रोना, और महंगाई वाकई सबके ऊपर उसका बुरा असर पड़ता है, लेकिन ख़ास तौर पे आपकी ऑपोजिशन जो चीज़ों की कमी और उसकी शॉर्टेजेस क्रिएट करके आपको ख्वार करेगी, उसके खिलाफ आपको एक स्ट्रेटजी वर्कआउट करनी है, वरना वही शॉर्टेज चीनी की और आटे की पैदा करेंगे और यही ऑपोजिशन वाले PDM वाले आपके ऊपर तनकीद भी करेंगे। तो ये तवज्जो देने की ज़रूरत है कि जो वादे पूरे नहीं हुए उन वादों को पूरा किया जाए, या जो नहीं हो सकते तो उनको बताया जाए कौम को कि क्या वजह है, और फिर अवाम को रिलीफ देने के लिए एक स्ट्रेटजी वर्कआउट होनी चाहिए। उससे भी बढ़ के ये शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं जो कि आपको फ़ौरन करनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म ये है कि एक मुल्क हमारे जैसा जिसकी आमदन थोड़ी लेकिन आमदन से कई गुना ज़्यादा हम अपने कर्जे ले बैठे हैं, कर्जों में फंस चुके हैं, इन कर्जों को उतारने के बारे में आपकी एक प्लान होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कौम के सामने रखी जाए, जो आप बता सकें कि उसकी वजह से क्या मुश्किलात आएंगी आवाम को, और वो हमें करना होगा। और हर साल पता लगे कि हम कितने कर्जे से जान छुड़ा सके हैं, ताकि इस मुल्क की जान छूटे। यह कर्जा इतना मुख्तलिफ हुकूमतें आके अपना कर्जा लेके तो अपने लिए हमारे लिए खुशहाली की बातें करते रहे, लेकिन मुल्क को डुबोते गए, और आज इतने कर्जे में मुल्क डूबा हुआ है कि ये पाँव पे खड़ा होना इस मुल्क का बहुत मुश्किल है। जब तक कि हम कर्जों को न उतारें, हम तो अपने फलाह बहबूद के ऊपर एक आना भी खर्च नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इसमें इस तरफ एक स्ट्रेटजी बनाएं, और इसमें आपको मुल्क के मुख्तलिफ बहुत अच्छे हमारे पास इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, उनका पैनल लेके उनसे मुफीद मशवरा करें, वो आपको गाइडेंस दें, और एक पॉलिसी वज़ा हो जो सिर्फ हफीज शेख साहब पे नहीं छोड़ना चाहिए। आपको अपने मुल्क के चीदा नामवर जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनसे मदद कर लेनी चाहिए, और वो बिल्कुल देने को तैयार है। चंद एक को मैं जानता हूं जिनसे मेरी बात होती है, वो बड़ी खुशी से सामने आके आपकी मदद करेंगे, तो उनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। अब अगर मैं ये इन कोताहियों के बावजूद
इमरान खान का मैं मुवाजना करूं आज उन लीडरों से जो कि पीडीएम में बैठे हुए हैं, तो ये हर लिहाज से एक बेहतर आदमी है। अवाम क्या राय रखते हैं वो अवाम की राय है, मैं अपनी राय दे रहा हूं कि हर लिहाज से वो बेहतर आदमी है। आप कीचड़ उछालें, जो जी चाहे करें, लेकिन मैं समझता हूं कि मुल्क के मफाद में इस आदमी को काम करना चाहिए और करते रहना चाहिए। लेकिन मुश्किलात हैं, क्योंकि हर अच्छे आदमी के लिए उसके साथ कुछ बुरे लोग भी चिपके होते हैं जो उसको काम नहीं करने देते। और ये बड़ा ज़रूरी है कि खान साहब इस चीज़ का जायज़ा लें कि उनकी सफ़ों में कौन से ऐसे लोग हैं जो उनके रास्ते की रुकावट बन सकते हैं। इस मवाज़ने में जब मैंने ये देखा कि ये जब मैं मुवाजना करता हूँ तो उसमें आप देखिए कि पिछले दौर में कश्मीर का नाम लेना भी एक जुर्म था, और कश्मीर के ऊपर तो बात होती नहीं थी, सिर्फ एक सालाना रिचुअल थी कि जब प्राइम मिनिस्टर गया यूनाइटेड नेशन में तो वहाँ तकरीर में कश्मीर का जिक्र आया, वरना यहाँ कश्मीर का जिक्र नहीं होता। तो आपने देखा कलभूषण तक का नाम नहीं लिया गया। लेकिन इमरान खान ने कश्मीर के बारे में काफ़ी कुछ किया है, इस मसले को जिंदा करने के लिए बड़ी मेहनत की है, काफ़ी काम किया। लेकिन मेरे अपने नुक्ता निगाह से मज़ीद काम करने की, बहुत मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। ये अच्छी इब्तदा, अच्छा काम किया, लेकिन इसको ज़्यादा तेज़ी से जारी रखना चाहिए। इसके साथ साथ इमरान खान की इस्लाम के लिए खिदमात भी मौजूद हैं। इस्लाम फोबिया जो पूरी दुनिया इस मुसलमानों के ख़िलाफ़ बात करती रही और मुसलमानों को एक अछूत बना के रखा, उसके बारे में, उसके ख़िलाफ़ एक मुहिम उठाना, एक आवाज़ उठाना, ये इमरान खान की जुर्रत का सबूत था और उन्होंने दिया। अब इन हालात में इस्लाम के लिए और भी बात चीज़ें, जैसे अभी श्रीलंका गए हुए थे और वहाँ भी मुसलमानों के जस्द खाकी जलाए जा रहे थे। कोरोना में जो भी कोई मर गया उसको जला दिया जाता था। तो मुसलमान इस बात पे रोते धोते थे कि हमारे मुर्दे उसको दफन करना चाहिए, ये हमारे अपने मज़हब का अकीदा है। लिहाजा ये भी इमरान खान की कोशिशों से वहाँ पे हुआ। तो इस्लाम के लिए एक दर्द रखते हैं, मुल्क के लिए एक दर्द रखते हैं। एक अच्छे लीडर की निशानियाँ यही होती हैं। बाकी ये है कि अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। इमरान खान की शख्सियत में जो कमियां हैं वो उसको सोचना चाहिए, उनमें ख़ास तौर पे इज्जत व इनकसारी अपने अंदर लानी चाहिए। आपके अंदर कतन वो तकब्बर वाली सूरत थोड़ी सी भी नज़र नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मेरे अल्लाह को तकब्बर पसंद नहीं है। और तकब्बर की सबसे बड़ी अलामत शैतान था, बुराई की निशानी। और अगर वो तकब्बर ना करता तो दुनिया में शायद ये शैतान का जो अमल दखल है वो नज़र ना आता। लेकिन ये तकब्बर ही है जो कि इंसान को ले बैठता है। और मैं ये कहूँगा कि इस चीज़ के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो दी जाए और ख़ान साहब को चाहिए कि अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत इनकसारी पेश पैदा करें और अपनी पार्लियामेंट के मेंबरान लोगों से ज़ाती राब्ते रखें, अवाम के साथ ज़ाती राब्ते रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला रहनुमाई करेगा और मदद आएगी। फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।